नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो 9 अक्टूबर को मीटिंग हुई है उसके आउटकम्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीट 9 अक्टूबर 2024 को हुई है उसके आउटकम्स को सिर्फ हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हर एक वो कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पॉलिसी स्टेटमेंट को समझने के लिए। सो लेट्स डाइव इन। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आरबीआई एमपीसी का पूरा कंसेप्ट पता है, क्या आरबीआई है, क्या एमसी है। बट जो हमारे यंग फ्रेंड हैं जो नॉन कॉमर्स नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आरबीआई क्या है, एमपीसी क्या है। सो आरबीआई बेसिकली इंडिया का सेंट्रल बैंक है और मनी से रिलेटेड सारे डिसीजंस उनके पास है, उनके पास ये सारी अथॉरिटी है। सो आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी बोले तो इस पे गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। आरबीआई अपने खुद के सारे डिसीजंस लेती है, अपने खुद के पॉलिसी बनाती है। सो जैसे यूएस में हमारा फेडरल सिस्टम है, उस तरीके से इंडिया में हमारा आरबीआई है। अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो इसकी सबसे पहली प्राइमरी फंक्शंस है मॉनेटरी अथॉरिटी। इनके पास है मॉनेटरी अथॉरिटी। क्या मीन्स यहाँ पे ये है कि ये लोग मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स का मतलब कि वो पॉलिसीज बनाते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट, इन्फ्लेशन इन द मार्केट, इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द मार्केट and economic growth in the market. So they are policy maker, monetary policy maker. Second इनका जो रोल है, they are regulators to financial systems. So ये commercial banks, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो होते हैं उनके रेगुलेटर्स हैं, उनके वॉचडॉग हैं। उनको ये गाइडलाइंस इशू करते हैं, उनके लिए रूल्स बनाते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं, उनका ऑडिट कराते हैं, उनका रिव्यू करते हैं। सो बेसिकली ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसी हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा इनका थर्ड जो फंक्शन है, इशू ऑफ करेंसी, इशूअर ऑफ करेंसी। सो बेसिकली जितने भी नोट्स, प्रिंट्स एंड जो करेंसी सर्कुलेशन है हमारे कंट्री में, वो आरबीआई के थ्रू होता है। सिर्फ आरबीआई के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो करेंसी को प्रिंट कर सकती है और मार्केट में सर्कुलेट कर सकती है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उसको भी रेगुलेट करते हैं आरबीआई। हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इंडिया से बाहर, हम फॉरेन में कुछ पैसे हम सेंड करते हैं या फॉरेन से कुछ पैसे हम मंगाते हैं, वो उसका जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आरबीआई रेगुलेट करती है। इसके अलावा आरबीआई का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो गवर्नमेंट्स का बैंक है। सो गवर्नमेंट के जो सरप्लस फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स जो कलेक्ट करता है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स होते हैं, उनके ट्रेजरी में डिपॉजिट्स होते हैं। साथ ही गवर्नमेंट को जब कुछ पेमेंट करनी होती है, लाइक सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देनी है, तो आरबीआई के थ्रू डिसबर्स होते हैं। जैसे नॉर्मल बैंक, हम बैंक के पास जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो पेमेंट करते हैं, तो ऐसे वो गवर्नमेंट के बैंक है। इसके अलावा आरबीआई का जो लास्ट फंक्शन है वो डेवलपमेंटल रोल है। इसमें बेसिकली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कैंपेन चलाते हैं, रिसर्च इनकी होती है, पब्लिकेशंस होती हैं और बहुत सारे थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं आरबीआई के। सो एमपीसी क्या है? एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया था 2016 में। जो इनका फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग का, उसको परफॉर्म करने के लिए। सो बेसिकली अब एमपीसी क्या परफॉर्म करती है? एमपीसी हमारा रेपो रेट डिसाइड करता है। सो रेपो रेट क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। प्राइस स्टेबिलिटी क्या यहाँ मतलब है? इन्फ्लेशन से है। सपोर्टिंग ग्रोथ, लाइक ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करना। एंड लास्टली है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। सो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, सो बिफोर दिस कमेटी आरबीआई ही सारे डिसीजंस लेती थी कि क्या रेपो रेट होगा और
अदर्स जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो आरबीआई सिर्फ लेती थी। अभी एमपीसी के अंदर आई थिंक 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के होते हैं और 3 बाहर के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, और हर एक मेंबर को एक वोट मिलता है। और कोई भी पॉलिसी डिसीजंस हैं, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो सारे के जब मेजॉरिटी वोट होती है तो ही अप्रूव होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एमपीसी के बनने से एक डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो गया, जिससे एक बेटर ट्रांसपेरेंसी आ गई पॉलिसी मेकिंग में। सो लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक, जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, जो कि इस एमपीसी मीट के दौरान लिए गए हैं। पहला डिसीजन है रेपो रेट हमारा अनचेंज रहेगा 6.50% पे। ये स्टेबल है फरवरी 2023 से। सिंस हमारा रेपो रेट स्टेबल है तो हमारा स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी 6.25% पे अनचेंज रहेगा, और हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग रेट भी 6.75% पे अनचेंज रहेगा, और बैंक रेट भी 6.75% पे अनचेंज रहेगा। हालांकि एमपीसी ने अब मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को चेंज किया है, अभी इसको न्यूट्रल कर दिया है, जो कि पहले विड्रॉल टू एकोमोडेशन था। न्यूट्रल का मतलब ये है कि अब आने वाले नेक्स्ट मीट में आरबीआई डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन रेपो रेट को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट हम समझेंगे रेपो रेट क्या होता है और आरबीआई रेपो रेट को यूज़ करके कैसे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मैनेज करती है। तो सबसे पहले हम रेपो रेट को समझते हैं। रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, और इस लोन के बदले जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को देते हैं, और जब लोन वापस करने का टाइम आता है, मैच्योरिटी आती है, तब कमर्शियल बैंक्स उस सिक्योरिटीज़ को, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो आरबीआई को दिए होते हैं, उसको रिपर्चेज कर लेते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। अभी हम ये समझते हैं कि ये रेपो रेट को यूज़ करके आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। लेट्स सपोज कि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया इकोनॉमी के अंदर। इससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको आरबीआई से पैसा लेना महंगा होगा, जिसके कारण से कमर्शियल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगी और मार्केट के अंदर बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। जब बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होगा तो फिर मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी, और उससे कंजम्पशंस रिड्यूस हो जाएंगे, परचेजिंग कम हो जाएंगे, जिसके कारण से कमोडिटी के प्राइस रिड्यूस होंगे और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा मार्केट के अंदर। इसका साइड इफेक्ट ये है कि चूंकि लिक्विडिटी कम हो गई है मार्केट के अंदर, मनी सर्कुलेशन कम हो गया है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। नाउ इसके डिफरेंट अगर जो रेपो रेट आरबीआई रिड्यूस कर देती है तो बोरोइंग कॉस्ट मार्केट के अंदर कम हो जाएगा, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, लोगों की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएंगी। जब कंजम्पशंस ज़्यादा होंगी मतलब डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड जब ज़्यादा होगा तो प्राइसेस कमोडिटी की इंक्रीज करेंगी, जब प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, बट साथ में इसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएंगे। बेसिकली अगर जो रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज करती है तो इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, अगर जो रेपो रेट आरबीआई कम करती है तो इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई रेपो रेट को यूज़ करके मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मैनेज करती है। बट आरबीआई को एक बैलेंस मैनेज करना होता है रेपो रेट और इन्फ्लेशन के बीच में, बिकॉज जब हम इन्फ्लेशन कम करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, और अगर जो हम रेपो रेट कम कर दें तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो आती है बट उसके साथ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है।
एक हमको बैलेंस लेके चलना होता है, और मॉडरेट जो इन्फ्लेशन होता है जो अप्रॉक्स 4% के अराउंड में होता है, वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। और आरबीआई और हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट है वो 4% के अराउंड में है। सो अब तक हमने समझा रेपो रेट क्या होता है और आरबीआई रेपो रेट को यूज़ करके इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करती है। सो अभी हम समझेंगे ड्यूरिंग कोरोना पीरियड आरबीआई ने कैसे रेपो रेट को यूज़ करके मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मैनेज किया। सो यहाँ पे इस बार चार्ट में आप देखोगे दिसंबर 2018 से लेके अक्टूबर 2024 तक रेपो रेट दिए हुए हैं, और मैं इस टाइम जोन को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट है प्री कोरोना जो कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 तक है, और ड्यूरिंग कोरोना जो कि अब हमारा अगस्त 2022 तक है, और उसके बाद से जो हमारा रिकवरी पीरियड है वो अगस्त 2022 से जून 2023 तक है, और उसके बाद से हमारा पोस्ट कोरोना पीरियड है। सो पोस्ट प्री कोरोना पीरियड में मुझे जहाँ ध्यान है कि उस वक्त इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थी, और 2018 से हमारी जो इकनॉमी जो है जीडीपी है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, जिसके कारण से जो आरबीआई ने अपना एक स्टांस लिया, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है, उसको न्यूट्रल टू एकोमोडेशन कर दिया। मतलब उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए अपना स्टांस बनाया, और आप देख रहे हो कि दिसंबर 2018 से उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेपो रेट को रिड्यूस किया है मार्केट के अंदर। अब क्यों ये रिड्यूस किया? बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं थी, तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया ताकि बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाए, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा कंजम्पशन हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो। लेकिन मार्च 2020 के आसपास कोरोना स्प्रेड हो गया और इकोनॉमी ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई। उसके कारण से आरबीआई को ड्यूरिंग कोरोना अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है उसको एकोमोडेशन पे चेंज करना पड़ा। एकोमोडेशन का मीन्स कि इंटरेस्ट रेट को कम करना, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना ताकि बोरोइंग कॉस्ट कम हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करें और हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो। तो इसलिए आरबीआई ने अपना एक मॉनेटरी स्टांस बनाया ड्यूरिंग कोरोना पीरियड कि इंटरेस्ट रेट को कम रखना है, और इंटरेस्ट रेट को कम रखने को हम बोलते हैं एकोमोडेशन मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। एक बार जब कोरोना से हम जब रिकवर करने लगे तो धीरे धीरे आरबीआई ने विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन कर दिया। तो यहाँ आप देखोगे 2022 से उन्होंने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को, रेपो रेट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, जो कि इस तरह के मॉनेटरी स्टांस को हम विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, जिसमें आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करती है। रेपो रेट को इंक्रीज इसलिए करती है ताकि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सके, लिक्विडिटी को मार्केट के अंदर थोड़ा कम करें ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। उसके बाद से पोस्ट कोरोना उन्होंने एक विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का स्टांस बना के रखा टिल लास्ट एमपीसी मीट, दैट इज अक्टूबर 9, 2024, जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल किया है स्टांस। जिससे अब न्यूट्रल करने का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट मीट में अब हो सकता है कि वो लोग अपने रेपो रेट को चेंज करें। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल में, डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में आरबीआई रेपो रेट को कैसे यूज़ करती है ताकि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें। सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी स्टेटमेंट। सो इस पॉलिसी के सेकेंड पार्ट में ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटलुक के बारे में एमपीसी ने कमेंट किया है। सो एज पर दिस एमपीसी मीट दे हैव प्रोजेक्टेड कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 7.2% रहेगा। क्वार्टर 1 का ऑलरेडी रिपोर्ट किया जा चुका है ग्रोथ रेट, जो कि 6.7% है।
हालांकि आने वाले क्वार्टर में, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में जो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% और उससे ज़्यादा है। और उसके मेन रीजंस हैं क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी रेजिलिएंट है, जो डोमेस्टिक ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई है, अच्छी हमारे यहाँ रेनफॉल हुई है, फसलें अच्छी हुई हैं, तो हम डोमेस्टिक कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का काफ़ी हमको सपोर्ट है हमारे इकोनॉमी को। तो इस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट किया है 7.2% जीडीपी। नाउ अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि ये जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। सो जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, लाइक 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर। नाउ व्हाट इज रियल जीडीपी? सो जब हम जीडीपी की वैल्यू को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, जब बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी, रियल जीडीपी हम कहते हैं। नाउ तो ग्रोथ का आउटलुक तो ठीक है, हमारा करीब 7.2% का ग्रोथ रेट है इस साल। हालांकि ये ग्रोथ रेट हमारे जो एम्बिशंस हैं कि हम बाई 2047 एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए उसके हिसाब से कम है, बट अभी के लिए ये ठीक है। जो इन्फ्लेशन का जो आउटलुक इन्होंने दिया हुआ है उसमें इन्फ्लेशन का आउटलुक काफ़ी मॉडरेट है, जो कि इकोनॉमी के लिए हमारे काफ़ी अच्छा है। क्वार्टर 1 में जो रिपोर्ट किया गया वो 4.9% है, और जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है इन क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, दैट इज रेस्ट ऑफ दिस ईयर, इसमें 4.1%, 4.8% एंड 4.2% है, जो कि ठीक है, जो कि हमारा जो एमपीसी का टारगेट इन्फ्लेशन है वो 4% के अराउंड है। सो लगभग अपने टारगेट के आसपास है, और अगर जो ये टारगेट को मीट करती है तो डेफिनेटली आरबीआई अपने रेपो रेट को कम करेगी आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट के अंदर। सो यहाँ पे इस चार्ट में अगर आप देखोगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट को दिया हुआ है क्वार्टर वाइज उन्होंने दे रखा है, और 50% रेंज में जो क्वार्टर 4 है हमारा उसके अंदर ये अराउंड रेंज बाउंड है अराउंड 6% to 8% अप्रॉक्स। और अगर जो हम CPI जिसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स बोलते हैं, ये अगर जो हम 50% के कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर देखें तो ये करीब 3% to 6% के अराउंड में मूव करता हुआ रेंज बाउंड दिख रहा है। सो ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटलुक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे मीट के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं उसके क्या रीजन थे, क्या किस बेसिस पे डिसीजन उन्होंने लिया है, ताकि हम जैसे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम रेपो रेट को स्टेबल रखेंगे, अनचेंज रखेंगे। दूसरा डिसीजन उन्होंने लिया कि जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है उसको चेंज करके न्यूट्रल कर देंगे, जो पहले विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन था और अभी उसको चेंज करके न्यूट्रल कर दिया। तो उसके क्या रीजंस थे जो उन्होंने रीज़न बताए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सो पहला रीज़न बताया उन्होंने कि रेजिलिएंट डोमेस्टिक ग्रोथ है। रेजिलिएंट डोमेस्टिक ग्रोथ का उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है कि जो हमारे यहाँ कंज्यूमर डोमेस्टिक कंजम्पशन है और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी ग्रोथ है डिस्पाइट ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ यूक्रेन रसिया में वॉर हो रहे हैं, इधर इजराइल का और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके बावजूद भी हमारा जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो काफ़ी रेजिलिएंट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इससे एक पॉजिटिव हम फोरकास्ट कर पा रहे हैं, पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। इस कारण से उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस को चेंज किया, न्यूट्रल, और हमारे रेपो रेट को स्टेबल रखा। मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन, सो जो इन्फ्लेशन का भी जैसे लास्ट हमने ग्राफ देखा कि जो इन्फ्लेशन है
लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है और आने वाले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि और डिक्रीज होगा। तो इससे भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और इस हिसाब से हमने ये मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लिया। थर्ड, उन्होंने रीजन बताया नीड फॉर ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन। सो बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो हमारी एमपीसी है वो ये नहीं चाहती कि हम शॉर्ट टर्म कोई एडजस्टमेंट करें, लाइक कि अभी रेट कम कर दिया, ऐसा वो डिसीजन नहीं लेना चाहते थे। वो एक ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन चाहते हैं, स्टेबल डिसइन्फ्लेशन चाहते हैं। उसके लिए वो डेटा का वेट कर रहे हैं। एक बार जो इस नेक्स्ट क्वार्टर और उसके बाद के क्वार्टर के डेटा आ जाए ताकि हमको कंप्लीट एक पिक्चर मिल जाए कि क्या इन्फ्लेशन रहेगा, क्या जीडीपी ग्रोथ रहेगा। उसके बाद से वो एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि रेपो रेट को कहाँ पे एडजस्ट करना है। इसलिए अभी के लिए उन्होंने रेपो रेट को स्टेबल रखा है। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे पास इस वक्त 3 रिस्क दिख रहे हैं। पहला तो जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, सेकेंड जो है वो हो सकता है हमारा वेदर का, कि जैसा वेदर फोरकास्ट हुआ है वैसा वेदर ना हो, कुछ उसके रिवर्स कुछ वेदर आ जाए जो हमारे फेवर में ना हो। और जो तीसरा जो फोरकास्ट है वो कि जो तीसरा रिस्क है वो ये है कि सपोज इन्फ्लेशन हमने अभी फोरकास्ट किया है कि नीचे जाएगी, बट आने वाले क्वार्टर में इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाए। तो ये सबको देखते हुए अभी हमने जो हमारी एमपीसी ने उसको जो मॉनेटरी पॉलिसी को न्यूट्रल रखा है ताकि ऑब्जर्व करे, और अगर कुछ भी हमारे अनफेवरेबल होता है तो फिर उस हिसाब से रेपो रेट को एडजस्ट कर सके। इसलिए अभी रेपो रेट को उन्होंने स्टेबल रखा है और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को न्यूट्रल रखा है ताकि आने वाले टाइम पे अगर जो उनको चेंज करना हो तो वो चेंज कर सकते हैं रेपो रेट को। सो नाउ वी मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, दैट इज डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो इसके अंदर जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो जो पहला इन्होंने डिसीजन लिया है कि अगर एमएसएमई के पास कोई फ्लोटिंग रेट लोन है और वो उसको फोरक्लोजर करना चाहता है, फोरक्लोजर मतलब ये है कि सपोज लोन का टर्म 5 ईयर्स है बट वो उसको 3 ईयर्स या 2 ईयर्स पे ही क्लोज करना चाहते हैं पे ऑफ करके, तो उस केस में बैंक या एनबीएफसी उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी लेवी नहीं करेगी। अर्लियर ये बेनिफिट इंडिविजुअल को थी जिसको अभी एमएसएमई को एक्सटेंड कर दिया है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आरबीआई एक वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूट कर रही है। सिर्फ जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको कैपिटल रेजिंग के न्यू एवेन्यूज प्रोविजंस दिए गए हैं, लाइक स्पेशल शेयर्स वो इशू कर सकते हैं या फिर शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं उसमें इसके लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं। तो इसके प्रोविजन को स्टडी करने के लिए और क्या गाइडलाइंस और हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ये इनलाइन हो जाए जो एग्जिस्टिंग बैंक एक्ट है उसके साथ। तो इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बन रही है और वो इसके ऊपर रिसर्च करेगी और एक डिस्कशन पेपर पब्लिश करेगी और वो रिकमेंड करेगी कि इसको आगे कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, इसकी पॉलिसी कैसे बनाई जाए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इसमें जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहा है। जो क्लाइमेट रिस्क है ना वो काफ़ी क्रूशियल है, खासकर रेगुलेटरी बॉडी के लिए। और रेगुलेटरी बॉडी को एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होता है जिससे वो एस्टिमेट कर सके अपकमिंग क्लाइमेट रिस्क को। तो उसके लिए ये एक डेटा बेस बनाना चाहते हैं और उसका एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएगा। इसके लिए उन्होंने जो प्रपोज किया है कि ये 2 डेटा बेसेस बनाएंगे, एक वेब बेस्ड डायरेक्टरी जो इनके वेबसाइट पे होगा, जो पब्लिकली अवेलेबल होगा, कोई भी उसको देख सकता है। ये डायरेक्टली रो डेटा होगा जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो इन्होंने लिए होंगे। जो दूसरा इनका डेटाबेस होगा वो प्रोसेस डेटाबेस होगा, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होगा और उसको सिर्फ रेगुलेटरी एंटिटी ही यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, इन्होंने यूपीआई के लिमिट्स इन्हेंस किए हैं।
जो UPI 123 पे है उसकी लिमिट इन्होंने अर्लियर 5,000 था, अभी पर ट्रांजेक्शन लिमिट 10,000 कर दिया। जिसको नहीं पता है UPI 123 क्या है, तो UPI 123 आप नॉर्मल फ़ोन से कॉल करके UPI पेमेंट कर सकते हो, तो ये UPI 123 फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट UPI लाइट की इन्होंने सर्विसेज को वाइडन करने के लिए इसकी भी वैलेट लिमिट इंक्रीज कर दिया है, जो 5,000 अभी कर दिया, पहले 2,000 था, और पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो पहले 500 था उसको 1,000 कर दिया। सो अब UPI लाइट क्या होती है? UPI लाइट बेसिकली एक वैलेट होती है जिसमें आप कुछ अमाउंट रख सकते हो और विदाउट पिन आप पेमेंट कर सकते हो वेंडर को। लास्ट है इनका इंट्रोडक्शन ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी। सो लाइक हम UPI पेमेंट करते हैं या IMPS पेमेंट करते हैं, तो जब आप उसमें अकाउंट नंबर डालते हो तो एक जिसका जो बेनिफिशियरी होता है उसके अकाउंट उस पर शो करता है। बट ये RTGS और NEFT के साथ नहीं था। वहाँ पे जब आप RTGS NEFT करते थे तो आपको बेनिफिशियरी का नेम कंफर्म नहीं होते थे। अभी इन्होंने ये फैसिलिटी देने को बोला है कि अगर जब RTGS NEFT अगर आप करते हो तो आपको वहाँ पे नेम वेरीफाई करोगे, जिससे जो सेंडर है, जो पेयर है, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि एक राइट अकाउंट में मैं पैसे सेंड कर रहा हूँ। सो दैट इज़ ऑल, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर जो आपके कोई भी क्वेरी है, सवाल है, तो आप कमेंट में पूछ ले या कमेंट कर दे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।